हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि क्लास 11 का जो मैथ्स है, मैथ्स के जो सिलेबस हैं उन सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने मैंने रखा था। उसको बताया था कि हाँ कौन कौन से चैप्टर्स जो है हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 12वीं क्लास में जो है वो चैप्टर एकदम डायरेक्ट जो है, मतलब बिना उनके यूज के हम लोग 12वीं क्लास के चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो सिलेबस में लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया था। और पहला चैप्टर जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा पहला चैप्टर जो है सेट है, समुच्चय है। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है उसको मैंने अच्छी तरीके से जो है डिफाइन किया था। एक्चुअल में समुच्चय होता क्या है, एक बार रिकैप कराने के लिए मैं आपको एक बार रिकैप करा दे रहा हूं। मैंने अभी तक जो है बोर्ड पे लिखी गई चीजों को जो है इरेज नहीं किया था, ठीक है ना। तो आइए एक बार फिर से मैं रिकैप करा रहा हूं, थोड़ा सा तेजी से रिकैप कराऊंगा। जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही क्या बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है। अब एक्चुअल में मीनिंग समझिए कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। तो मैंने उस दिन भी बताया था वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई कलेक्शन है, ठीक है ना, अगर कोई कलेक्शन रखा है, कोई संग्रह रखा है, उस संग्रह को देखिए और बाहर का कोई अलग मेंबर लीजिए, कोई एक एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट को लेकर एक बार चेक करिए कि क्या यह इस संग्रह का पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं ना कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आप तभी ले पाएंगे जब वो कलेक्शन जो होता है ना वेल डिफाइंड होगा। तो ये जो डिसीजन आप ले पाते हैं कि कोई भी दूसरा एलिमेंट संग्रह का हिस्सा होगा कि नहीं होगा, इसे ही बोला जाता है वेल डिफाइंड। जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या है, भारत की नदियों का संग्रह। अब भारत की नदियों का संग्रह तो आप एकदम जनरली आप बताइए, भारत की नदियों में आप देखिए, अगर मैं बात करूं गंगा, तो गंगा जो है भारत की नदी है। तो आप जैसे देखिए भारत की जो भी नदियां उनको मैंने क्या करा कि कलेक्शन उनका लेकर आपके सामने रखा और मैंने आपको बोला कि आप चेक करके बताओ कि क्या गंगा जो है भारत की नदियों के संग्रह में आएगा। जनरली जो है आप देखकर जरूर बताएंगे कि यस सर, ये जो गंगा है ना ये भारत की नदियों में आएगा ही आएगा। वही अगर मैंने बात कर दिया कि क्या ये नील नदी, क्या ये नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में आएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये जो डिसीजन आप ले पा रहे हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये जो भी डिसीजन आप ले पा रहे हैं ये इस कलेक्शन को आप देखकर ले पा रहे हैं। तो इस वजह से आप बोलेंगे कि भारत की नदियों का संग्रह जो है ना ये क्या है, वेल डिफाइंड है और ये समुच्चय है। मतलब ये डिसीजन आप ले पा रहे हैं कि नहीं। वही उसी तरह से यहाँ पे देखें साल के महीनों का संग्रह, साल के महीनों का संग्रह आपको पता है जनवरी से लेकर जो है आपका दिसंबर तक जो है 12 महीने होते हैं। अब 12 जो महीने होते हैं, अब वो आपका मैंने क्या करा कि आपके सामने जो है एक कलेक्शन बनाकर आपके सामने रख दिया, ठीक। और वो कलेक्शन जैसे ही आपके सामने बनाकर रखा और फिर मैंने बोला कि आप बताओ जो मंडे है उस कलेक्शन का हिस्सा होगा कि नहीं। अब कहें सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने दिया है साल के मतलब महीनों का संग्रह के बारे में आप बात कर रहे हैं और आपने तो मंडे ला दिया। तो मंडे तो साल होता ही नहीं है, ये तो डे है ना, ये तो डे है। तो आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि सर ये जो होगा ना इसका हिस्सा नहीं होगा। जबकि वहीं अगर मैं बात करूं कि क्या जनवरी जो है, क्या जनवरी इस समुच्चय का हिस्सा होगा, इस संग्रह का हिस्सा होगा, आप कहेंगे यस सर ये होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये जो डिसीजन लेने का क्षमता आपको मिल रहा है ना वो कहां से मिल रहा है, सुपरिभाषित टर्म से ही मिल रहा है, ठीक है ना, सुपरिभाषित टर्म से ही मिल रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में सेट क्या है, ठीक है। लेकिन बात आती है अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करे कि सर एक्चुअल में सेट क्या होता है, ये तो आइडिया लग गया, ठीक है ना। ये अभी देखिए हम लोग मैथमेटिक्स में एंटर पूरी तरह से करे नहीं है। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में किस तरह की चीजें आने वाली हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होने वाली हैं, टर्म आएंगे कैसे कैसे, उन सब चीजों में अभी मैंने बहुत एंटर नहीं करे, ठीक है ना। मतलब अभी मैंने मैथमेटिकल टर्म लिया ही नहीं है। अभी तो मैं इधर उधर से एग्जांपल्स देकर जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अब आपको ये आइडिया लग गया है कि हाँ सर सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ऐसे कौन से संग्रह होते हैं जिनको आप समुच्चय बोलोगे ही नहीं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी संग्रह हैं जिनको आप समुच्चय बोल ही नहीं सकते, और जिनको आप समुच्चय बोल ही नहीं सकते मतलब वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो सुपरिभाषित संग्रह हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि ऐसे एग्जांपल दे दीजिए सर।
अब ऐसे एग्जांपल्स के लिए पहले इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि मतलब सेट क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये भी समझना कि सर कौन ऐसी चीज है जो सेट है ही नहीं, ठीक है ना। कौन ऐसी चीज है जो सेट नहीं है। तो जो सेट नहीं है उसके लिए देखिए मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपके कक्षा के 11 अच्छे बच्चों का संग्रह। अब देखिए अच्छे यानी मैं यहां पर लेके चल रहा हूं एक, चलो मैं मान ले रहा हूं टैलेंटेड। टैलेंटेड आपके कक्षा के 11 टैलेंटेड बच्चों का संग्रह। मैंने ऐसा एक मैंने संग्रह दिया और इस संग्रह को मैं पूछ रहा हूं कि आप इस संग्रह को देखकर बताइए कि क्या ये वेल डिफाइंड होगा, क्या ये वेल डिफाइंड होगा। तो ये जनरली वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि आपके कक्षा के 11 बच्चों का संग्रह। अब आप ही बताइए, अब एक टैलेंटेड, अब आपके क्लास में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, अब टैलेंट अलग अलग क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल में जो है बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, तो कोई क्रिकेट में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, कोई पढ़ाई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। तो सबके लिए जो है ये जो टैलेंटेड टर्म है ना, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन जो है मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है ना, सबसे ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स है। ये टैलेंटेड टर्म जो है ना, मान लीजिए अच्छा, अब भैया किस चीज में जो है अच्छा, फुटबॉल खेलने में अच्छा है, हॉकी खेलने में अच्छा है, लूडो खेलने में अच्छा है, चेस खेलने में अच्छा है। ये अच्छाई वाला जो टर्म है, टैलेंटेड वाला ये जो टर्म है, ये टर्म जो है ना अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप इस कलेक्शन को आप नहीं बोलेंगे कि ये जो है आपका वेल डिफाइंड है। और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता वो सेट हो ही नहीं सकता, वो सेट नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं भारत के सबसे, भारत ही क्या, मैं पूरी दुनिया की मैं बात कर, ठीक है ना, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस, जो भी डेंजरस एनिमल्स है दुनिया के। अब बताइए जो डेंजरस टर्म है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है बिल्ली से ही डरता होगा, कोई कुत्ते से ही डरता होगा, ठीक है ना, कोई मतलब गधे से ही डरता होगा, कोई जो है घोड़े से ही डरता होगा। तो उसके लिए तो वही, मतलब अगर उससे पूछा जाए, किसी एक पर्सन से पूछा जाए, तो वो बोलेगा कि मैं इन मतलब जानवरों से डरता हूं, तो उसके लिए खतरनाक तो वही हो जाएंगे। लेकिन किसी दूसरे पर्सन से बोला जाए तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं कुत्ते से नहीं डरता हूं, मैं बिल्ली से नहीं डरता हूं, मैं घोड़े से नहीं डरता हूं, मैं गधे से नहीं डरता हूं, हाँ मैं जो है गैंडे से डरता हूं, मैं जो है किसी अन्य जानवर से डरता हूं। मतलब वो कुछ अलग बताएगा। और किसी अन्य पर्सन से पूछो तो वो बोलेगा कि कुछ अलग बताएगा, वो बोलेगा मैं शेर से डरता हूं, वो बोलेगा मैं मतलब बाघ से डरता हूं, कोई अलग टर्म इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं। तो अलग अलग लोगों के लिए ये जो खतरनाक टर्म है ना, ये अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो इस वजह से आप यहां पर बोलेंगे कि दुनिया की सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है, इसको आप वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो डेंजरस टर्म है ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। खतरनाक जो ये शब्द है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा, इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रही है। अब अगर चलिए मैं तीसरा बात कर लूं, तीसरी बात कर लूं, अगर मैं बात करूं कि भारत के, या भारत हो या दुनिया हो, आप जो भी ले, भारत के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह, बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए भारत के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। अब भारत के जो 11 सर्वश्रेष्ठ, अगर किसी एक पर्सन से पूछा जाए तो वो
जो मतलब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जो अच्छे बल्लेबाज हैं, उसके लिए 11 कुछ अलग होंगे। दूसरे से पूछा जाए तो उसके लिए कुछ अलग होंगे। मतलब ये जो जो सर्वश्रेष्ठ टर्म है ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा। इस वजह से यहां पर भी जो है डिफाइन करना अपने आप में मुश्किल है, ठीक है ना। ये आप नहीं डायरेक्ट कह सकते कि केवल यही पर्सन जो है क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, ये आप नहीं बोल सकते। किसी एक पर्सन से पूछा जाए, वो कहेगा नहीं मेरे को तो ये पसंद है, ये नहीं। जैसे अगर मान लीजिए जनरली अगर मैं बोलूं तो बहुत लोग जो है विराट को पसंद करते हैं, तो बहुत लोग विराट को पसंद नहीं करते हैं। बहुत लोग जो है रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, तो बहुत लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से धोनी को भी जो है बहुत लोग पसंद करते हैं, तो बहुत लोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहे हैं ना। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अगर आपने मान लीजिए कि 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में आपने विराट को रख दिया, धोनी को रख दिया और रोहित शर्मा को रख दिया, हो सकता है कि कोई दूसरा स्टूडेंट हो या दूसरा कोई पर्सन हो बोले नहीं ये नहीं होगा, उसके हिसाब से वो बोले कि नहीं मेरे हिसाब से तो अजिंक्य रहाणे है, मेरे हिसाब से तो केएल राहुल है, मेरे हिसाब से तो मतलब वीरेंद्र सहवाग है, कुछ इस तरह के टर्म इस्तेमाल है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ टर्म है ना, ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से आप इस संग्रह को भी आप क्या बोलेंगे, ये जो है आपका एक सेट नहीं होगा। और चौथा अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं बात करूं भारत की सबसे खूबसूरत, भारत की सबसे खूबसूरत लड़कियों का संग्रह, अगर मैं इस टर्म का इस्तेमाल किया, मतलब इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया कि भारत की सबसे खूबसूरत लड़कियों का संग्रह, अब यही बताइए। अब अलग अलग लोगों से पूछा जाए तो उसके लिए कोई किसी को पसंद, मान लीजिए कोई, चलो मैं ऐश्वर्या राय को ले रहा हूं, ऐश्वर्या राय को जो है कुछ लोग पसंद करेंगे, तो कुछ लोग है ना ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो खूबसूरत जो टर्म है ना, ये अपने आप में खुद डिफाइन नहीं है, किस तरह की खूबसूरती की बात हो रही है, ठीक है ना, किस तरह की खूबसूरती की बात हो रही है, ठीक है ना। शारीरिक खूबसूरती की बात हो रही है, अंदरूनी खूबसूरती, खैर उसकी तो बात ही छोड़िए, शारीरिक ये अंदरूनी उसकी अलग ही बात छोड़िए। लेकिन हाँ, ये जो खूबसूरत टर्म है ना, ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। आप ये कलेक्शन देखेंगे क्या, नहीं। अगर मान लीजिए इस कलेक्शन में अगर मैं रख भी रहा हूं, कुछ लड़कियों को रख रहा हूं, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं ये नहीं, कुछ अलग। समझ में आ रहे हैं ना। तो अलग अलग लोगों के लिए जो खूबसूरत टर्म है या खूबसूरत लड़कियां, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अभी मैंने बोला ना कि भारत की नदियां, अब बताओ भारत की नदियां जो बोल दिया, उसमें कोई एकदम इफ और बट कर ही नहीं सकता, उसको काट ही नहीं सकता कोई। साल के महीनों का जो संग्रह है अब कोई कह ही नहीं सकता। अब मान लीजिए आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आप बोल रहे हैं, अब उसमें कोई ये दावा कर ही नहीं सकता कि नहीं मंडे भी जो है साल के महीनों का संग्रह में आता है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। मतलब जो हर जगह जो है एकदम सेम, कोई इसको काट पीट ना सके। यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे तो कोई भी काट देगा। 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, कोई भी काट देगा। सबसे खूबसूरत लड़कियों का संग्रह, कोई भी काट देगा। फिर वहीं अगर खतरनाक जानवरों की बात करेगा, तो मैंने बोला ना अलग अलग लोगों के लिए अलग हो जाएगा, तो अभी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अच्छे बच्चों का संग्रह, तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग, ठीक है ना। अब यहाँ पर खुद डिफाइन नहीं है कि हाँ पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, कि मतलब फुटबॉल खेलने में बहुत टैलेंटेड माना जाएगा, कि क्रिकेट खेलने में बहुत टैलेंटेड माना जाएगा। तो ये जो भी चीजें हैं, ये लोग जो है आपका समुच्चय नहीं है। तो इस तरह से आप चाहें तो और ज्यादा एग्जांपल्स को जो है अगर आप चाहें तो कलेक्शन कर सकते हैं, और कलेक्शन करके जो है आप अपने जो भी मतलब कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में सेट होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए समुच्चय से संबंधित अब चैप्टर में एंटर करेंगे। अभी तक तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि एक्चुअल में सेट होता क्या है, ठीक है ना। देखिए मैं बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे इन सब शब्दों को डिफाइन करते हुए चल रहा हूं, ताकि आप जब भी कंपटीशन में एंटर करिए, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं कि आप केवल अपने क्लास का जो एग्जाम है ना उसको आप टच कर पाएंगे, ठीक है ना, केवल उसको जो है आप बढ़िया से बीट कर पाएंगे, ऐसा नहीं। मेरा टारगेट ये है कि आप 11वीं और 12वीं अगर सही से पढ़िए, तो 11वीं 12वीं के बाद जो भी हायर लेवल के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, वहां पर आप अपना एक अच्छा प्लेस बना पाइए। इस टारगेट से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोशिश करिएगा चीजों को थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक समझने का। मैं हर चैप्टर में थोड़ा सा टाइम तो लूंगा, हो सकता है कि 10 लेक्चर के बजाय मैं
12 लेक्चर बना दूं, 13 लेक्चर्स बना दूं, लेकिन ये लेक्चर्स जो है आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलिए अब आइए सेट में कुछ और चीजें सीखते हैं, ठीक है। सेट में कुछ और चीजें सीखते हैं, जैसे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का संग्रह, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का संग्रह। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, आपको पता है कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ये आपको आइडिया ही होगा, ठीक है ना। जो यूपी है, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब 75 जिलों को मैंने क्या करा, यहीं पे आपके सामने मैंने रख दिया। यहीं पे मैंने आपके सामने जो है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यूपी के जितने भी जिले हैं सबको जो है मैंने इसी में रख दिया, ठीक। और फिर मैंने बोला, जैसे मान लीजिए कुछ जिलों को मैं नाम लिख भी दे रहा हूं, जैसे मैं खुद मऊ जिले में हूं, ठीक है ना, मैं मऊ में हूं। फिर उसके बाद देखिए आजमगढ़, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चलूं तो गाजीपुर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चलूं तो बलिया। इस तरीके से जो है ढेर सारे जिले, कुल मिलाकर 75 जिलों को मैंने क्या करा, ऐसे में रख दिया, ठीक है। 75 जिले मैंने आपको आपके सामने से उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे क्या करा, उनको मैंने रख दिया, ठीक। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, और ध्यान से समझिए, इसको मैंने क्या करा, इस कलेक्शन को, इस सेट को मैंने दर्शा दिया इसको यू से, यू फॉर उत्तर प्रदेश, यही से समझिएगा। यू से जो है मैंने इसको दर्शाया, इस सेट को। अभी मैं बताऊंगा कि सेट को किससे दर्शाते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे दर्शाते हैं, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इस सेट को जो है यू मान लिया, और इस यू के अंदर जो है ये लोग हैं, मतलब सेट है, संग्रह है, और संग्रह के अंदर रहने वाले लोग कौन कौन है, मऊ है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, बलिया है, और अन्य जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, वो सभी इसमें, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि क्या आजमगढ़ या मऊ, चलो मैं मऊ की बात कर रहा हूं, क्या मऊ जो है इस सेट में आता है कि नहीं? अगर मैं बात करूं क्या मऊ जो है इस सेट में आता है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मऊ जो है इस सेट में आ रहा है। तो अगर मऊ इस सेट में आ रहा है तो आप बोलोगे, ध्यान से सुना, आप बोलोगे कि मऊ जो है ना इस सेट का अवयव है, एलिमेंट है। आप क्या बोलेंगे कि मऊ जो है, मऊ अवयव है। मऊ अवयव है किसका? मैं पूरा इस तरह से लिख रहा हूं, मऊ यू का अवयव है। अवयव आप बोल सकते हैं, सदस्य भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मऊ जो है यू मतलब उत्तर प्रदेश का एक सदस्य है, मेंबर है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। वही अगर मैं बात करूं कि क्या गाजीपुर जो है, गाजीपुर इस सेट यू का अवयव होगा, आप कहेंगे हाँ होगा, क्यों? क्योंकि इसमें है। तो जो सेट में होता है, ठीक है ना, उसको बोले जाते हैं, उनको बोला जाता है एलिमेंट्स। जैसे मऊ एलिमेंट होगा, आजमगढ़ एलिमेंट होगा, गाजीपुर एलिमेंट होगा, बलिया वो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट या मेंबर बोलो, ठीक है ना। तो इसी तरह से यूपी के जितने भी जिले हैं वो सभी के सभी जिले जो है ना इस सेट के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे, ठीक है। वही अगर मैंने बात कर दिया जोधपुर, ठीक है ना, अगर मैंने बात किया जोधपुर, तो ये जो जोधपुर है मैं आपको बता दूं ये राजस्थान का एक जिला है। ये जो जोधपुर है ये राजस्थान का एक जिला है, ठीक है। तो ये जो जोधपुर है, क्या जोधपुर इस सेट में आएगा? नहीं आएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यू जो है वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का संग्रह है, तो उसमें जोधपुर का मतलब ये राजस्थान का जिला कैसे आ सकता है? तो आप कहेंगे सर जोधपुर जो है ना ये इसका एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, ये जोधपुर इसका एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से, वही अगर मैंने बात कर दिया, चलो एक और राजस्थान के एक जिले का नाम, चलो मैं बात करूं जयपुर, नाम सुना ही होगा, है ना, जयपुर। क्या जयपुर इससे बिलोंग करेगा? बिलोंग करना मतलब इसमें होगा, इसका अवयव होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का संग्रह है। हाँ,
अगर राजस्थान के सभी जिलों का संग्रह अगर होता तो उसमें जोधपुर आता, उसमें जयपुर आता, लेकिन उसमें मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया ये लोग नहीं आते। समझ में आ रहे हैं? तो सेट क्या होता है, उसके अवयव क्या होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। सेट क्या होता है, उसके अवयव क्या होते हैं, ये पूरा आइडिया जो है आपको लग गया होगा। अब आइए मैं थोड़ी सी कुछ नोटेबल पॉइंट में बता दे रहा हूं। नोटेबल पॉइंट का मतलब ये है कि अगर विजुअल ये है, विजुअल, चलिए आइए मैं दिखाता हूं। ये तो विजुअल होगा ना, ये देखिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं कि एक्चुअल में सेट, जितने भी सेट होंगे, जितने भी सेट्स होंगे, उन सभी के सभी सेट्स को जो है हमेशा कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, कैपिटल लेटर्स। जितने भी सेट्स होंगे, कभी भी कोई सेट आएगा उस सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में दर्शाएंगे। जैसे कैपिटल में, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरह से करके जो है एक्स, वाई, जेड, इस तरह से कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में। और हम लोग जनरली इन्हीं टर्म का इस्तेमाल, अगर ये विजुअल नहीं है तो एक मिनट ध्यान से देखिए, ए बी सी, फिर आपका एक्स, वाई और जेड, ये कैपिटल लेटर्स का हमेशा इस्तेमाल करेंगे सेट को दर्शाने के लिए, हमेशा कैपिटल लेटर्स। इसी वजह से मैंने यहाँ पे यू का इस्तेमाल किया, वो भी कैपिटल यू। समझ में आ रहे हैं ना? और इसके अवयव को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इसके अवयव को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अवयव को दर्शाने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सेट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और उनके अवयवों को दर्शाने के लिए, उनके एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स, जैसे ये क्या हो जाएगा, ए बी स्मॉल सी, एक्स, मतलब इसी तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये स्मॉल लेटर्स। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट का ही इस्तेमाल हमको करना है, ठीक है ना। अंग्रेजी के जो वर्णमाला है इसी का हमको इस्तेमाल करना है। तो कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को दर्शाते हैं और उसके अवयवों को हम लोग स्मॉल लेटर से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां तक जो है उम्मीद है। और अवयव क्या होते हैं, ये बातें क्या, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब आइए, अब ठीक ठाक जो है हम लोग चैप्टर में एंटर करने लायक हो चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जो है चैप्टर में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और आज से जो है, आज से का मतलब अब से जो है ये चैप्टर पूरी तरह से फ्लो में चलेगा, क्योंकि अभी तक जो है ना इसी चीज को डिफाइन करना, क्योंकि मैंने जनरली लोगों को देखा है, जनरली बच्चों को देखा है, बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन में रहते हैं इस सेट को लेकर। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है कहीं भी किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टूडेंट आपको डाउट बने, अगर किसी तरह का अगर आपको डाउट होता भी है ना, तो आप जरूर एक बार पूछताछ करने का प्रयास करें, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो एक बार जरूर पूछताछ करने का प्रयास करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। आपके पास कमेंट बॉक्स है। ऑफलाइन वाले जो भी बच्चे हैं वो तो ऑफलाइन में आकर पूछताछ कर ही सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते, ऑनलाइन में, वो बच्चे तो उनके पास बस एक ही जरिया है कि आप कमेंट करिए, हम उसको पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे बाद में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं जिस समय पढ़ाया जाए उसी समय जो है हम लोग अपने डाउट्स को क्लियर करें, तो इसके लिए कम से 20 स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि जिस दिन जो है 20 स्टूडेंट्स का एक बार कमेंट आएगा कि सर हम लोग को लाइव क्लास चाहिए, तो लाइव क्लास आपके होंगे। तो जब तक 20 स्टूडेंट्स के मतलब आएंगे नहीं कमेंट्स कि लाइव क्लास हमको चाहिए, तब तक जो है लाइव क्लास नहीं चलेगा, तब तक जो है इसी तरह से रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाएगा। लाइव क्लास का फायदा भी है ना, लाइव क्लास का फायदा ये है कि अगर सामने अगर कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, उस तरीके से आप कमेंट करेंगे, फिर आज के बजाय जो है अगले दिन जो है आप पूछताछ करेंगे, तो मेरे को भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो कंसेप्ट मैं जिस दौरान बता रहा होता हूँ उसके बाद अगर कोई करता है ना तो उतना मजा नहीं आता है, और जिस दौरान पढ़ाया जा रहा होता है उस दौरान अगर आप क्वेश्चंस करते हैं ना तो थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है बताने में, क्योंकि मैं उस टॉपिक से गुजर रहा होता हूँ ना। मान लीजिए सेट मैंने पढ़ा दिया, फिर मैं चल गया रिलेशन पे, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर में पढ़ाने लगा, अब तब तक आपके बाद में कमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए अगर आप लोग से हो पाए तो कम से कम 20 स्टूडेंट्स का अगर रिप्लाई आता है कि नहीं सर हम लोग को लाइव क्लास चाहिए तो आई ट्राई, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जरूर ऐसा हो पाए, ठीक है।
चलिए अब देखिए, जो भी समुच्चय होते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ी सा जो है मतलब टेक्निकल इश्यू आ रहा है, ठीक है, और वीडियो जो है बहुत तेजी से ब्लर हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो जो है ना बहुत तेजी से ब्लर हो रहा है। और सोचा था कि आज जो है थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर चला जाऊँ, ठीक है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से मेरे को रुकना पड़ेगा। मैं जल्दी कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स की ये जो भी मतलब डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, जो भी इस तरह की कमियां आ रही हैं, इन सब चीज़ों को मैं तेज़ी से रिकवर कर पाऊँ और आपके सामने जो है एक अच्छे क्वालिटी में जो भी वीडियो है उसको उपलब्ध करा पाऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो है टेक्निकल इशू की वजह से मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, ठीक है। आपको एक्चुअल में सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो दो विधियां होती हैं, वो मैं अब आज ही बताने वाला था, लेकिन आप देख पा रहे हैं तो इससे दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है ना। तो आज नहीं, लेकिन ये तो हो गया कि एक्चुअल में सेट होता क्या है, सेट को जो है मतलब उसके सेट को जो है कैपिटल लेटर्स में दर्शाते हैं, सेट के एलिमेंट्स को जो है स्मॉल लेटर्स में दर्शाते हैं, सेट के मेंबर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, अवयव क्या होते हैं, सदस्य क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। क्या चीज सेट नहीं होता है, क्या चीज सेट है, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको हो चुकी है। तो आज टेक्निकल इश्यू की वजह से स्टूडेंट्स इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आधे घंटे के बजाय मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेज है 45-45 मिनट के, एक एक घंटे के जाएं, क्योंकि अगर 30-35 मिनट का अगर मैं वीडियो बनाऊं तो 30-35 मिनट की वीडियो बनाने के हिसाब से मेरा एक चैप्टर जो है कम से कम खत्म होने में 25 से 26 लेक्चर ले लेगा, ठीक है ना। एक चैप्टर क्लोज होने में 25 से 26 लेक्चर लेकर जाएगा, और एक घंटे का अगर मैं वीडियो बनाऊं तो कम से कम 12-13 चैप्टर्स में 12-13 लेक्चर्स में ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या होता है आगे का, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये सब चीजें जल्दी से रिकवर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।